नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग रैंक बूस्टर सीरीज में आप लोगों को रोज पांच क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं, जिसमें आपको पांच क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग पांच कॉन्सेप्ट को सिखा देते हैं। जो कि मैंने पहले ही कहा था कि जितने भी क्वेश्चंस कराए जाते हैं सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस और सारे क्वेश्चंस के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो एग्जाम में बहुत ही ज्यादा है। या तो ये क्वेश्चंस या तो इन टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर में जरूर से जरूर देखने को मिलेंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस की उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, नोट्स अच्छे से बना रहे होंगे। तो उसी कड़ी में आज मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा केमिस्ट्री के 5 क्वेश्चंस। जैसा कि अभी तक आप लोगों ने टोटल 8 वीडियो देखा होगा, जिसमें आपके 5 केमिस्ट्री के थे, 1 बायोलॉजी का था और 2 मैथ्स के वीडियो थे। ऐसे ही आपको आगे वीडियोस भी मिलते रहेंगे। तो जो भी मैं आज क्वेश्चंस कराऊंगा इसकी आपको पीडीएफ अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप पीडीएफ वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं आगे फर्दर रिवीजन के लिए। ठीक है, तो आज जो मैं 5 क्वेश्चंस लूंगा उसमें आपके 2 फिजिकल का होगा, 2 इनऑर्गेनिक होगा और 1 आपका ऑर्गेनिक होगा। देखिए, मैं आपसे एक बात कहता हूं कि रैंक बूस्टर सीरीज में हम लोग आप लोगों के लिए जितनी चीजें ला रहे हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर का जो डिटेल्ड सोल्यूशन है, बाकी ये जो 5 डेली क्वेश्चंस हैं, इन सब के लिए आप हमारे लिए एक काम करिए कि आप अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए और साथ ही साथ बस एक काम और करते रहिएगा कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए आपको लग कैसा रहा है। उससे क्या होगा कि हमें एक मोटिवेशन मिलेगी और हम काम और अच्छे से कर पाएंगे। तो आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात और मैं ऐड कर देना चाहता हूं कि हम लोग कुछ कोर्सेज को लेकर ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, जिसका जो 6th बैच है वो 7 मार्च से स्टार्ट हुआ है और उसमें एडमिशन अभी भी चल रहा है। आप अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जो भी आपके क्लासेस छूटी रहेंगे वो आपको आने वाले संडे को दे दिया जाएगा। ठीक है, तो जिसमें हम लोग का बीए आर्ट सोशल, बीएससी एजी, बीएससी मैथ, बीएससी बायो, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी नर्सिंग, बाकी आपका बीएलएलबी, एलएलबी, सीएचएस 9th क्लास, इतने सबके ऑनलाइन क्लासेस मौजूद हैं। आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देखकर ज्यादा जानकारी अपनी ले सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं आपका लूंगा आज वो है आपका केमिकल काइनेटिक्स से। जो फिजिकल के 2 क्वेश्चंस होंगे दोनों आपके केमिकल काइनेटिक्स हैं। बहुत ही बेसिक, बहुत ही छोटे हैं, लेकिन इनसे जो कॉन्सेप्ट्स है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उनको आपको जानना जरूरी है, क्योंकि पूरा केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर बहुत ही इजी होता है, कुछ भी कहीं नहीं है चैप्टर में। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन आपका ये कहता है कि कोई एक केमिकल रिएक्शन है, उसका जो रेट है वो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर डबल हो जा रहा है। मतलब मान लीजिए रिएक्शन हमारी 0 डिग्री सेल्सियस पे हो रही थी, जब 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया गया तो रेट जो है आपका वो 2 गुना हो गया। फिर कहता है कि अगर आपके टेम्परेचर को 50 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया जाए तो ये बताइए कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर आपका टेम्परेचर जो है 50 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया जाए तो ये बताइए कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये चीज फाइनली 50 डिग्री सेल्सियस कह रहे हैं। तो देखिए, इसके लिए आपको कुछ पहले बेसिक चीजें जानना बहुत जरूरी है। बेसिक चीजों में क्या आता है, सबसे पहली बात आप ये समझ चुके होंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। आप किसी भी रिएक्शन का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, किसी भी रिएक्शन का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, उसका रेट बढ़ता है। और ये बताया जाता है कि एक्सपेरिमेंटली ये बताया जाता है कि रेट जो है 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट जो है वो 2 से 3 गुना जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, यहीं पर एक चीज आती है रेट कांस्टेंट। आप लोग जानते होंगे रेट कांस्टेंट आता है। अब रेट कांस्टेंट में कहा जाता है कि रेट कांस्टेंट जो होता है वो सिर्फ हमारा वो टेम्परेचर के ही चेंज होने पर चेंज होता है। कंसंट्रेशन, प्रेशर या अदर कोई फैक्टर के चेंज होने पर रेट कांस्टेंट नहीं चेंज होता, ये सिर्फ ये टेम्परेचर के चेंज होने पर चेंज होता है। और इसी चीज को आर्हेनियस ने इक्वेशन के फॉर्म में दिया भी था कि जो आपका रेट कांस्टेंट के होता है ये आपका टेम्परेचर का फंक्शन होता है। कैसे होता है, कुछ इस तरीके से होता है, K = AE⁻⁻ तो इसकी बात तो मैं आपको अभी अगले क्वेश्चन में करूंगा, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन आपका आर्हेनियस से ही रिलेटेड है। तो चलिए इसको तो हटा दीजिए, इसको तो अभी हटा दीजिए, इसको भी आगे हम बात करेंगे। आप ये समझ लीजिए, पहले आप ये समझ लीजिए कि रेट कांस्टेंट आपका टेम्परेचर के चेंज होने पर चेंज होगा, क्योंकि इस स्टेटमेंट से ही आपके पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, आते हैं आपके पेपर में क्वेश्चंस। ठीक, फिर यहां पर एक बात आती है, वो आती है आपके क्या, वो आती है आपके टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेट कांस्टेंट। क्या आती है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेट कांस्टेंट। वो कुछ नहीं है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेट कांस्टेंट वो कुछ नहीं है, वो यही बात है जो मैं आपको ऊपर बता रहा था
कि देखिए अगर आप किसी भी रिएक्शन में 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, रेट आपका डबल या ट्रिपल हो जाता है। ठीक, वही यहां पर रेशियो के फॉर्म में बताया गया कि अगर मान लीजिए टी डिग्री सेल्सियस पर रेट कांस्टेंट के है, 10 डिग्री सेल्सियस से मैंने बढ़ा दिया, उसका रेशियो टी वाले से लेता हूं, टी डिग्री सेल्सियस वाले पे जो रेट कांस्टेंट उससे अगर रेशियो लेता हूं तो ये रेशियो की वैल्यू 2 से 3 के बीच में आती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इस टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेट कांस्टेंट। मैं आपको बता दूं ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है, किसी को पता नहीं होता किसी रिएक्शन में डबल होगा ट्रिपल होगा, वो आपको जैसा क्वेश्चन में कहेगा आप वैसा यूज करिएगा। ठीक है, और इसका यूज आता है जैसे क्या होगा कि आपको K2/K1 जो होगा इस तरह आपको मिल जाएगा। K2 ये है कि अगर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर कितना रेट कांस्टेंट हुआ और पहले कितना था, वही होता है ना फाइनल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल, उसी टाइप की चीजें हैं। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेट कांस्टेंट। चलिए ये बात आ गई, अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन कैसे हमारा सॉल्व होगा। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो आप फॉर्मूला से सॉल्व कर लीजिए और दूसरा तरीका है कि मैं इसको लॉजिकली भी आप सॉल्व कर सकते हैं। लॉजिकली कैसे करेंगे पहले वही बता देता हूं मैं। देखिए सीधी सी बात है कि 0 से 10 डिग्री सेल्सियस हो रहा है तो रेट जो है 2 गुना हो गया। ठीक, अगर 10 से 20 हो जाए तब भी तो 10 ही डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। अभी भी तो मान लीजिए कोई रिएक्शन 10 डिग्री सेल्सियस में थी, उसका टेम्परेचर मैंने बढ़ा के 20 डिग्री सेल्सियस कर दिया। ठीक, 20 डिग्री सेल्सियस, तो रेट क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना किसका हो जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस पे 2R था, तो 10 से 20 करेंगे तो उसका 2 गुना हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4R हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए अगर 20 से 30 पे जाते हैं, अब फिर 10 डिग्री सेल्सियस से आप बढ़ाए हो, 20 डिग्री सेल्सियस पे 4R था रेट, तो 20 से 30 अगर 10 और बढ़ाए तो इसका 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना कितना हो जाएगा, 8R हो जाएगा। अब अगर 30 से 40 आप कर रहे हो, मान लो 30 से 40 में भी वही है, 30 पे कितना था 8, 30 से 40 10 डिग्री सेल्सियस आपने बढ़ा दिया, फिर 2 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16R। और ऐसे ही अगर आप 40 से 50 कर दोगे कितना आ जाएगा, 40 पे 16 था, 10 डिग्री बढ़ा दिए तो कितना आ जाएगा 32। तो क्वेश्चन में भी दे सकता था कि मान लीजिए दे देता कि 0 से 10 करने पर ये 3 गुना हो जा रहा है, तो क्या दिक्कत है, 0 से 10 में 3R हो जाएगा। ठीक है, 3 गुना हो गया। अब 10 से 20 बढ़ाएंगे तो इसका 3 गुना, तो कितना आ जाएगा, चलिए मैं इसको 2R ही रहने दीजिए, इधर लिख देता हूं 3R, इधर कितना हो जाएगा 9R। अब अगर 20 से 30 बढ़ा रहा है तो 20 पे 9R था, तो 20 से 30 पे कितना हो जाएगा 27R हो जाएगा, ऐसे 81R हो जाएगा। ठीक है, उसका 3 गुना करते चले जाइए। ठीक है, तो वही तो कहा कि हर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर रेट डबल हो जा रहा है, तो 20 से 30 बढ़ाएंगे तो जो 20 पे जितना था उसका डबल हो जाएगा। ठीक, यही बात है। तो ये क्या लॉजिकली आपको करने में कोई प्रॉब्लम है, अगर है तो मैं आपको एक फॉर्मूला दे देता हूं, फॉर्मूले से आप कर लीजिएगा। बेसिकली आपको क्या चाहिए, आपको न्यू रेट और ओल्ड रेट में एक रिलेशन ही तो चाहिए कि न्यू रेट मतलब नए टेम्परेचर पर, जैसे कहा इसने 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो इस पे रेट मैं R2 मान लेता हूं और 0 डिग्री सेल्सियस पे R1 रेट है मान लेता हूं। आपको यही तो चाहिए ना कि R2 कितना हो गया, कितना गुना हो गया R1 के, तो R2 इज इक्वल टू R1 K2/K1 की पावर डेल्टा T/10। ठीक है, K2 आपका जो होगा ये आपका ओल्ड रेट न्यू रेट हो जाएगा, R2 आपका जो हो जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा न्यू रेट, R1 जो है आपका ओल्ड रेट, K2/K1 जो है ये आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेट कांस्टेंट, अभी मैंने डिस्कस किया था। इसका मतलब बस इतना है कि जो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर जो रेट है वो डबल हो रहा है या ट्रिपल हो रहा है, वही K2/K1 की वैल्यू हो जाएगी। जैसे इस क्वेश्चन में कहा है कि डबल हो जा रहा है, क्वेश्चन में डबल दिया गया है, तो यहां पर K2/K1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अगर कहता 3, तो अगर कहता 3 गुना हो जा रहा है तो आप यहां K2/K1 की वैल्यू क्या रख देते 3। ठीक है, और डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल कर दीजिए, जैसे फाइनल यहाँ 50 है, इनिशियल 0 है, वो रख दीजिएगा। अब आ जाएगा आपका आंसर, क्या दिक्कत है, R2 इज इक्वल टू R1 2 की पावर डेल्टा टी कितना है 50 माइनस 0 कितना हो जाएगा 50, 50 बटे 10 तो 2 की पावर 5, तो यहां पर कितना आ जाएगा 2 की पावर 5 32 हो जाएगा। तो R2 इज इक्वल टू 32 R1। कहने का क्या मतलब हुआ कि जो आपका नया रेट है, जो आपका नया रेट है वो पुराने के 32 गुना हो गया। ठीक है, यही आपको थर्ड ऑप्शन यहां पे आंसर मिल जाएगा। तो जैसा आप चाहें लॉजिकली या बाय फॉर्मूला वैसा आप यूज करके क्वेश्चन को कर लीजिएगा।
और याद रखिएगा जरूरी नहीं कि इसी तरीके से आपको बस केवल क्वेश्चन में आपको डबल के बजाय ट्रिपल भी कह सकता है, लेकिन डबल या ट्रिपल ही कहेगा और कुछ होता ही नहीं है, और कुछ कहेगा भी नहीं आपसे, ठीक है। क्योंकि ऐसे भी हो सकता है आपको क्वेश्चन में क्या करें ना, कहते कि 40 डिग्री सेल्सियस पर आपको ऐसे दे दे कि 40 डिग्री सेल्सियस पर कुछ रेट था और 40 से जब 50 डिग्री सेल्सियस करते हैं तो जो मेरा रेट है वो डबल हो जा रहा है। ऐसा लिख सकता है कि 40 से 50 कर रहे हैं तो डबल हो जा रहा है। तो ये बताइए कि 70 डिग्री सेल्सियस पर रेट क्या होगा, रेट कितना गुना बढ़ जाएगा, पूछेगा आपसे, ऐसे ही पूछेगा क्वेश्चन आपसे। जरूरी नहीं आपको 0 डिग्री सेल्सियस से ही स्टार्ट करे, कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है। आपको क्या करना, कुछ मत करिए, R2 इक्वल टू R1 कह रहा है डबल कर रहा है तो डबल 2 लिख लीजिए यहां पर, और डेल्टा टी कितना 70 फाइनल है, इनिशियल कितना था 40 बटे 10, 70 माइनस 40 कितना हो जाएगा आपका 30, 30 बटे 10 3, तो 2 की पावर 3 R1 दैट इज द 8 R1, 8 गुना मतलब जो है रिएक्शन जो हमारी बढ़ जाएगी। आप वैसे भी देख सकते थे 40 से 50 में अगर 2R हो जा रहा है तो 50 से 60 में कितना हो जाएगा, 50 में कितना था 2R, 50 से 60 दो उसका 2 गुना दैट इज द 4R, 60 से 70 कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4 गुना का 2 गुना कितना हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। बस यही आपको काम ही करना था यहां पर। चलिए ये क्वेश्चन आपका यहां पर खत्म होता है और अब हम लोग बात करते हैं इसमें सेकंड क्वेश्चन की। और जो आपका सेकंड क्वेश्चन है यहां पर वो है आपका आर्हेनियस इक्वेशन से रिलेटेड। वो उसमें क्या कहता है कोई एक रिएक्टेंट है वो 2 प्रोडक्ट बना रहा है, रेट कांस्टेंट K1 है और यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी EA1 है, और A जो है वो C बना रहा है और K2 रेट कांस्टेंट है और एक्टिवेशन एनर्जी क्या है आपकी EA2 है। और कह रहा है कि अगर EA2 इज इक्वल टू EA1 है तो आपको ये बताना है, नहीं सॉरी ट्वाइस ऑफ, ठीक है, EA2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ EA1 एक रिलेशन दिया गया है। तो पूछ रहा है K1 एंड K2 के बीच में रिलेशन क्या होगा, K1 और K2 के बीच में रिलेशन क्या होगा। तो आपको क्वेश्चन देख के ये पहचानना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन आ कहां से रहा है। क्या मैंने कहीं पर रेट कांस्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी जैसा रिलेशन जैसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है? दिमाग को अगर स्ट्राइक करेंगे तो केमिकल काइनेटिक्स में आर्हेनियस बाबा की इक्वेशन आपको मिल जाएगी, जिन्होंने बताया था कि रेट कांस्टेंट जो होता है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि इक्वेशन के थ्रू वो क्या होती है, K इज इक्वल टू AE की पावर माइनस EA बाई RT। यही क्वेश्चन दिया था, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, बस पहले मैं ही क्वेश्चन करा देता हूं आपको। K1 पे EA1 था वो रख लीजिए, K2 इज इक्वल टू AE की पावर माइनस EA2 बाई RT, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है आपको, बस K1 अपॉन K2 कर दीजिए, K1 अपॉन K2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस EA1 प्लस EA2 बाई RT। देखिए कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना, सिंपल मैथ्स है, 12th वाले हैं, इतना मैथ आपको आनी चाहिए। कुछ नहीं किया मैंने, इसको डिवाइड किया, ऊपर E की पावर माइनस EA1 बाई RT था तो ऊपर वाले को मैं नीचे वाले को मैं ऊपर ले चला गया तो माइनस EA1 था प्लस EA2 हो जाएगा, अगर ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो यही मैंने लिखा और कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है। तो बस इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूंगा, सिंप्लीफाई नहीं करता हूं, पहले जो रिलेशन दिया गया उसको यूज कर लीजिए। क्या दिया गया है, EA2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ EA1 दिया गया ना, इसको उठा के यहां पर पुट करिए, क्या हो जाएगा देखिए, करना कुछ नहीं, EA2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ EA1 रखिए, क्या हो जाएगा माइनस EA1 प्लस ट्वाइस ऑफ EA1, दो में से एक जाएगा, कितना जाएगा एक बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा E की पावर EA1 बाई RT K1 अपॉन K2। और देख लीजिए कि आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। बस आपको यही पकड़ना था कि ये क्वेश्चन पूछ कहां से रहा है, आर्हेनियस से पूछ रहा है, बस तुरंत डिवाइड किया, खटाक से रिलेशन आ गया यहां पर। तो यहां पर जरूरी है कि हम लोगों ने पहले ही कहा कि हम लोग सिर्फ आपसे क्वेश्चन नहीं डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट भी आपसे डिस्कस करेंगे, उसको भी पढ़ाएंगे। तो सीधी सी बात है कि आपको आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ानी चाहिए, नहीं तो फिर हमारे कहने का मतलब क्या हो गया, प्रॉमिस करना उसको डिलीवर करना दो अलग अलग चीजें होती हैं। प्रॉमिस करना बहुत आसान है, डिलीवर करना मुश्किल होता है। तो हम लोग सोच रहे हैं आप लोगों के लिए आपको उसको डिलीवर जरूर करेंगे जितना प्रॉमिस किए हुए हैं, ठीक। तो चलिए इसमें मैं आपको आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में कुछ बातें बताता हूं, उनको कृपया करके आप नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। पहला, K इज इक्वल टू EA की पावर माइनस EA बाई RT लिखा जाता है।
इसमें जो आपका के होता है रेट कांस्टेंट है, ए आपका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या आर्हीनियस फैक्टर आप कह सकते हो उसको, ई आपका एक्टिवेशन एनर्जी है, आर आपका गैस कांस्टेंट है, टी आपका क्या है टेम्परेचर है। क्या इतने में किसी कोई डाउट नहीं? अब इसमें क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं, उससे ज्यादा बाहर आपके पेपर में कभी नहीं आएगा, लेकिन आने की यहां प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। देखिए क्या सबसे पहला वो क्या कर सकता है कि के और एक्टिवेशन मतलब रेट कांस्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी या रेट कांस्टेंट टेम्परेचर के बीच में रिलेशन पूछ सकता है। जैसे अगर आप एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ाते हो तब के पे क्या फर्क पड़ेगा, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे या घटाओगे तो के पे क्या फर्क पड़ेगा। ये पहली बात, तो दो बातें आपको आनी चाहिए। ये आप कैसे देखोगे मैं आपको बता देता हूं। अगर आप देखिए कैसे करेंगे आप इसको, सबसे पहला वाला पार्ट करते हैं हम लोग। अगर आप एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ाते हो, ठीक, एक्टिवेशन एनर्जी यहां पे बढ़ाते हो तो सीधी सी बात है कि EA अपन RT भी बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, सीधी सी बात है कि बढ़ेगा। ठीक, अब देखिए यहां पर ये क्या है, अब ये क्या है E की पावर माइनस में है, तो अगर इसको हम नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे लाएंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। अब अगर EA बाई RT बढ़ रहा है, EA बाई RT बढ़ रहा है तो E की पावर में EA बाई RT है तो वो भी बढ़ेगा, सीधी सी बात है भाई। ठीक है, तो 1 अपॉन बढ़ रहा है, और कोई चीज अगर 1 अपॉन बढ़ रही होती है तो क्या हो जाएगा इसका, ये टोटल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, घटेगी। अरे 1 अपॉन इंक्रीज करेंगे, कोई चीज का अगर 1 अपॉन इंक्रीज करेंगे क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमने एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ाया तो E की पावर माइनस EA बाई RT जो है आपका ये डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अगर आपने एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ाया तो E की पावर माइनस EA बाई RT डिक्रीज कर रहा है। अगर ये डिक्रीज कर रहा है तो K भी तो डिक्रीज करेगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी आपने बढ़ाया तो देखा आपने क्या हुआ, K आपका डिक्रीज कर रहा है। ऐसे ही आप टेम्परेचर भी देख लीजिए, आप अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो EA अपान RT जो है ये क्या होगा, नीचे की क्वांटिटी अगर बढ़ती है तो टोटल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, EA बाई RT घट जाएगा। 1 अपॉन E की पावर EA बाई RT क्या हो जाएगा, अगर EA बाई RT घट रहा है तो ये E की पावर EA बाई RT घट रही है, तो मतलब 1 अपॉन अगर कोई क्वांटिटी घट रही है तो क्या हो जाएगा, टोटल बढ़ रही है। ठीक है, तो मतलब टेम्परेचर के बढ़ाने पर E की पावर माइनस EA बाई RT जो है वो आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर ये पूरी क्वांटिटी बढ़ रही है तो K भी बढ़ेगा, तो मतलब टेम्परेचर के बढ़ाने पर K आपका बढ़ता है। मैं जान रहा हूं इसमें लॉजिकल रीजनिंग है, थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत होती होगी क्योंकि ये बहुत बेसिक चीजें हैं भाई। अगर 1 अपॉन इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, वो चीज डिक्रीज ही तो हो जाएगी। बताइए, वही चीज है। जैसे मान लीजिए 2 3, बहुत बेसिक एग्जांपल देता हूं, समझ लीजिएगा। 2 3, 2 छोटा है 3 बड़ा है। ठीक, अगर मैं इसको 1/2 1/3 कर दूं, अब बताइए कौन बड़ा है, अब बताइए कौन बड़ा है। अभी क्या था, क्या आपका 3 बड़ा था, अभी सर मैंने गलती से शायद बोल दिया कि 2 बड़ा है ना, अब इतना समझदार है कि 3 बड़ा है। अब देखिए मैंने क्या किया, 1 अपॉन में कर दिया, ठीक है, रेसिप्रोकल कर दिया, तो क्या हो गया यहां पर, अब कौन बड़ा है, अब 1/2 बड़ा है। तो देख लीजिए पहले कौन था, 3 बड़ा था 2 से, अब कौन बड़ा है, 1/2 बड़ा है। ये कैसे हुआ, ये वही हुआ जो बड़ा था अगर 1 अपॉन कर दिया तो वो छोटा हो गया। वही चीज तो मैंने भी किया है भाई, कि जो बड़ा था, जैसे मान लीजिए ये बड़ा था तो 1 अपॉन बड़ा कर दिया तो क्या हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा। वही चीज मैंने किया, यही इसी एग्जांपल समझ लीजिएगा। ठीक है, इस तरह रीजनिंग लगाएंगे तो कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर क्या है कि मैं आपको एक बताता हूं। यहां पर देखिए आर्हीनियस इक्वेशन जो है इसको आप लोग लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करके इसका ग्राफ और वो सब काफी चीजें आती हैं, वो सब भी आप यहां पर देख सकते हैं। बहुत डिटेल नहीं जाऊंगा क्योंकि आगे किसी और क्वेश्चन में लेकर मैं इसको डिस्कस कर दूंगा, लेकिन एक बात जरूर बता देता हूं, यहाँ पे आप इसको लॉग में कन्वर्ट कर सकते हो कि log k इक्वल टू log a माइनस EA बाई RT आ जाएगा। मैंने क्या क्या नेचुरल लॉग लिया, पहले बता देता हूं, नेचुरल लॉग लिया है मैंने। ठीक है, ये log k इक्वल टू log a माइनस EA बाई RT, सिंपल कैलकुलेशन है, सब लोग जानते होंगे। अगली बात क्या है यहां पर कि अगर आपको कभी भी बेस ई वाला है, मतलब नेचुरल लॉग को अगर आपको बेस 10 में चेंज करना हो तो 2.303 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बायो वाले ज्यादा ध्यान देंगे, मैथ वाले तो मान लीजिए सब तो बहुत एक्सपर्ट होते हैं।
ई ए बाई आर टी। ठीक, अब हम लोग एक इसको अच्छे इक्वेशन की तरीके से देखना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, 2.303 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो log के बेस 10 के साथ इज इक्वल टू log a बेस 10 के साथ माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, ये आ गई। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन होती है। क्या होता है ना कि आपसे ग्राफ पूछता है, log के वर्सेस 1/t का ग्राफ पूछ लेता है, तो बहुत सिंपल हो जाएगा। अगर आप ध्यान दोगे तो ये क्या, y इज इक्वल टू c माइनस mx है, और जिसमें आपका c जो है वो log a है बेस 10 के साथ, और जो आपका m है वो माइनस ई ए अपॉन 2.303 r है। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल सी मैथ है। y इक्वल टू सी माइनस एम एक्स टाइप की इक्वेशन होगी। देख लीजिए, अगर log के वर्सेज 1/t का ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ भी आपका ऐसे बन जाएगा। आप देख लीजिए, आपका इंटरसेप्ट और स्लोप आपको मिल गया। तो क्वेश्चन क्या करता है ना, मैं बताता हूं, वो क्या करेगा, आप कह देगा कि log के वर्सेज 1/t का एक ग्राफ बनाया गया है। वो जो आपको ग्राफ बनाया गया है उस ग्राफ का स्लोप इतना है, तो बताइए एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए, आपको स्लोप पता है, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या करना है, बस 2.303 आर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा स्लोप में, एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी। दूसरा काम ये करता है कभी कभी कि वो ऐसे ही इक्वेशन लिख के दे देगा, बस यहां पर क्या करता है कि कोई डिजिट लिख देगा। जैसे यहां पर लिख दिया माइनस, इस तरह मैं बता रहा हूं कि एग्जांपल कि क्या करेगा, पूरी इक्वेशन लिखेगा आपको कि log, इस तरह करता है आपका कि log के बेस 10 के साथ इज इक्वल टू log a बेस 10 माइनस, ऐसे यहां मान लीजिए लिख दिया 2/t, ऐसे लिख देगा। ठीक है, और आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो कुछ मत करिए, इन्हीं दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दीजिए। इन्हीं दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो ई ए अपॉन 2.303 RT इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, अरे मतलब आप अगर इन दोनों इक्वेशन कंपेयर करेंगे तो इसको इसके बराबर कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ई ए अपॉन 2.303 R इज इक्वल टू 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो क्या यहां से एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू नहीं निकाल लेंगे। तो इस सब टाइप की आपके प्रॉब्लम आपको एक्टिवेशन एनर्जी से देखने को मिलती है, मिलेगी। ठीक है, और कोई अदर प्रॉब्लम इससे नहीं वो बना सकते हैं, ऐसे ही बनाते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। मिटा देता हूं इसको मैं। और यहां पर एक काम आप और कर सकते थे, लेकिन मैं उसको नहीं बता रहा हूं। वो बस बहुत सिंपल होता है। जैसे आपने अभी एक इक्वेशन बनाया था ना, यही मैं मिटा दिया, आपने नोट किया होगा। मैंने बनाया था ना कि log k इक्वल टू log a माइनस 2 ई अपॉन 2.303 RT। आप ऐसा करो कि ऐसे कर लो कि एट टेम्परेचर T1 मान लीजिए रेट कांस्टेंट K1 है, एट टेम्परेचर T2 रेट कांस्टेंट मान लीजिए K2 है। बस क्या करिए कि log K2 में एक इक्वेशन बना दीजिए, एक log K1 इक्वेशन बना दीजिए, और दोनों को माइनस कर दीजिए, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो log K2 अपॉन K1 की इक्वेशन आ जाती है। मैं बताता हूं अभी क्या आती है फाइनल इक्वेशन, लेकिन आप लोग खुद से कर लीजिएगा। डिवाइड कुछ नहीं करना, सब्सट्रैक्ट करना, दो इक्वेशन बना के सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो क्या आ जाएगा, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। ये जो इक्वेशन है आपकी, ये भी आपकी आती है, और इसमें K2 अपॉन K1 क्या, वही टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेट कांस्टेंट जो मैंने बताया। बाकी ये एट दो टेम्परेचर दिए गए T1 T2। कहीं ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें कहा जाए कि दो टेम्परेचर है, T1 T2 है, और आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेट कांस्टेंट मिल जाएगा, तो बताइए कि आपका EA की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, और एक चीज बता देता हूं, अगर आपको कभी भी ये ना दिया जाए K2 अपॉन K1 की वैल्यू, तो आप 2 मान के चल लीजिएगा। ठीक है, 2 मान के आप आगे उसमें प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक, होगा 2 या 3, लेकिन आप अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो आप 2 ले लेंगे। ठीक है, 3 नहीं लेंगे अपने आप से, बाकी ऐसा होगा ही नहीं कि क्वेश्चन में ना दे। चलिए, जितना बताना था मुझे आर्हीनियस में मैंने बता दिया आपको। चलिए, अगला क्वेश्चन जो है इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं, जो आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। 2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हैं, और मैंने आपके कुछ कमेंट्स का नोटिस किया, आप लोग कुछ चाहते थे कि कुछ टॉपिक वाइज जो है वो आपको वीडियोस मिले, मतलब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कराए जाएं, आपकी ऐसी डिमांड थी। लेकिन देखिए, मैं आपको बताता हूं, आपके लिए ज्यादा जो बेटर है वो यही है कि आपके पूरे सिलेबस से कवर किया जाए। इससे क्या होगा कि कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपका छूटेगा नहीं। किसी एक चैप्टर का कराऊंगा तो निश्चित तौर पर उसके सारे टॉपिक्स को कवर करूंगा। अगर उसके मैंने सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया तो उसमें जो इंपॉर्टेंट नहीं भी है वो भी आपको पढ़ाना पड़ेगा। क्या मतलब उसका, तो
तो पूरे सिलेबस से अच्छा है आपके लिए, ज्यादा बेटर वो चीज हम लोगों ने पहले ही सोच रखा था। लेकिन हम लोगों ने ये भी सोच रखा है कि जो आपके ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका अलग से डिस्कशन किया जाएगा। जैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बीएससी मैथ में तो वो 4-6 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन तक पूछा हुआ है, 2018 में उसने 9 क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो ऐसे चैप्टर से तो निश्चित तौर पे आपके अलग से क्वेश्चन कराए जाएंगे। और जो आपको अगला वीडियो मिलेगा या अगले का अगला जो भी मिलेगा, उसमें आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के ही 5 डिफरेंट कॉन्सेप्ट में 5 क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। और आज के वीडियो में भी आपसे 2 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। और दोनों क्वेश्चन जो होंगे 2 अलग कॉन्सेप्ट होंगे, प्लस 5 क्वेश्चन, वो 5 अलग कॉन्सेप्ट, टोटल 7 कॉन्सेप्ट तो कवर हो जाएगा। बाकी जो 2-4 बच जाएंगे वो कभी और डिस्कस हो जाएंगे, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर उनके तो हर एक कॉन्सेप्ट आपको कवर कर ही लिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो नहीं भी जरूरी है, अगर मैं चैप्टर वाइज बनाने लगूंगा तो उसमें हर एक चैप्टर कवर करूंगा, तो वो उन लोगों के लिए नहीं बढ़िया हो पाएगा जिनको कम समय में बढ़िया आउटपुट देना है, ठीक है। क्योंकि अब समय बहुत ज्यादा नहीं है, समय सफिशिएंट है, लेकिन अब ऐसा नहीं कि हम लोग सितंबर महीने में तो है नहीं, मार्च महीने में है, तो इस चीज का भी थोड़ा समय ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना तीसरा क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, जो कि आपके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का है। उसमें कहता है कि व्हिच वन इज द आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। 4 कॉम्प्लेक्स दिया गया, पूछ रहा है कौन सा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। FeCN का होल 6, 4 MnCN का होल 6, 4 CONS3 का होल 6, 3 NiNS3 का होल 6, 2, ठीक है। 4 कॉम्प्लेक्स दिए गए, पूछा गया कौन सा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, क्या आप लोगों को क्या ये बात पता है? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का सीधा सा मतलब है कि जिसमें ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें आउटर ऑर्बिटल जो होंगे, ठीक है, मेटल के जो आउटर ऑर्बिटल्स होंगे, जैसे मान लीजिए कि मेटल का इसमें सब में 3D ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, ठीक है। तो 3D के अलावा आपका 4s 4p 4d होता है। तो अगर आपके आउटर ऑर्बिटल 4s 4p 4d अगर वो हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज किए जाते हैं, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और ऐसी जरूरत कहां पड़ेगी? सीधी सी बात है, जिसमें पेयरिंग नहीं हो पाएगी, वहां पर जहां पर पेयरिंग नहीं हो पाएगी वहां पर हम लोग आउटर ऑर्बिटल यूज करते हैं। अगर हमें देखिए, आउटर तो तब आएगा, आउटर की जरूरत कब पड़ेगी? जब हमारा इनर वाला भरा रहेगा। मतलब जो इनर वाला 3D है वो इस तरीके से भरा हुआ है कि उसको हम नहीं हाइब्रिडाइजेशन में यूज कर सकते, तभी ना हम आउटर के पास जाएंगे। वही चीज यहां पर होती है, ठीक है। तो देखिए इसमें कई तरीका होता है, या तो एक एक का निकालेंगे तब भी क्वेश्चन हो जाएगा आपका, और आप कुछ चीजें डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको ऑलरेडी पिछले कुछ क्वेश्चंस में आपने देखा होगा, जो कोऑर्डिनेशन क्वेश्चन लिया था मैंने, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दोनों के करस्पॉन्डिंग जितने भी पॉसिबल केसेस हैं वो सब मैंने डिस्कस कर दिया था, D1 से लेकर D10 तक का पूरा। नहीं देखा है तो आप जाइए पुरानी वीडियोस देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्या होता क्या है कि अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करते हैं, ठीक है, तो जैसे D1 से लेके अगर हम लोग D3 तक जाते हैं, तो यहां से D1 से D3 में क्या है कि आपका जो, अब देखिए D1 से D3 मान लीजिए अगर D3 ही है, ठीक है, तो D3 मतलब बस 3 भरा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड की क्या ही आवश्यकता है? अरे हमारे पास ये 2 D तो हमेशा खाली हैं, हम D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन करने में क्या चूकेंगे? कभी नहीं चूकेंगे। मैंने इनर ऑर्बिटल यूज कर लिया, इनर D ऑर्बिटल यूज कर लिया हाइब्रिडाइजेशन के लिए, तो ये आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही होगा। D1 से D3 तक के इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही होंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, पेयरिंग जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं आपको यूज करना है, समझ रहे हैं। लेकिन D4 से D7 के बीच में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड का केस आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट पड़ जाएगा आपका कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होगा वो आपका पेयरिंग करा देगा, वीक फील्ड लिगेंड जो होगा वो पेयरिंग नहीं करा पाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि पेयरिंग कराकर वो खाली कर दे इनर D ऑर्बिटल, ताकि मैं उसको हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज कर लूं। तो इसका मतलब यहां पर क्या है कि अगर पेयरिंग हो गई, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं D5 का, ठीक है, और मान लेता हूं इसके साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। तो D5 अगर मैं लेता हूं, देखिए क्या होगा, समझिएगा, बेसिक समझिए क्या मैं कहना चाहता हूं। D5 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग करा देगा। देखिए अभी आगे मैं क्वेश्चंस कराऊंगा जिसमें मैं आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड कौन होता है, कैसे होता है,
कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे, सब बता दूंगा मैं, चिंता मत करिए, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। अब देखिए यहां पर क्या होगा, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग कराएगा। पेयरिंग कैसे होती है, ये इसमें पेयरिंग होगी, ये इसकी पेयरिंग होगी, याद रखिएगा, अपने आप से पेयरिंग मत कर दीजिएगा, जो एक मेथड है वैसे ही कराइएगा, इसको इससे और आगे अगर ये होता तो करते हैं, लेकिन इसका पेयरिंग नहीं करनी है। तो यहां पर फाइनली अब क्या बन जाएगा, 2 इसमें 2 इसमें 1 इसमें। अब 2D खाली हो गया तो D2sp3 हम बना सकते हैं आगे का हमारा, क्योंकि 4s 4p 4d सब खाली पड़ा हुआ है हमारा, ठीक है, वो सब खाली है, उसमें कुछ भरा नहीं है, ठीक। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, मैंने ये D2sp3 मैंने यूज कर लिया। तो इसमें मैंने क्या किया है, इनर यूज किया है, इनर d ऑर्बिटल, ये भी क्या है आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। वही मैंने लिखा कि D4 से D7 अगर आपका है और अगर उसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या करेगा, वो पेयरिंग कराकर मेरे लिए इनर d ऑर्बिटल को खाली कर देगा। तो हमेशा वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स दैट इज द D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही होगा। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो सीधी सी बात है, पेयरिंग तो कराएगा नहीं, वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग कराएगा नहीं, पेयरिंग कराएगा नहीं। तो जैसे मान लीजिए अगर D7 है और वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं कराएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, अब बताइए पेयरिंग नहीं कराएगा, भरा हुआ है, मैं क्या हाइब्रिडाइजेशन में इनर d ऑर्बिटल्स यूज कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। तो सीधी सी बात है, मुझे बाहर हेल्प लेना पड़ेगा। अगर अंदर से काम नहीं चल रहा है तो बाहर से हेल्प लेना पड़ेगा, बाहर से लेंगे तो sp3d2 हो जाएगा और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें D8 से D10 तक की, अब देखिए, अब यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे, मान लीजिए अगर मैं D8 ले लेता हूं, D8 में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए अगर मैं ऐसे फिल कर दिया हूं, अगर मान लीजिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ ही जाए तो क्या कर लेगा बताइए, इसको पेयरिंग कराएगा, क्योंकि बाकी सब तो ऑलरेडी पेयर्ड है, तो पेयर्ड को पेयर्ड क्या कराओगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा, एक खाली हो जाएगा। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, D2sp3 होता है, ना कि DsP3 या आगे ऐसा कुछ तो बनता नहीं है। तो मैंने क्या, इनर में यूज नहीं कर पाऊंगा, इसका मतलब मुझे बाहर का ही सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि अंदर पॉसिबल ही नहीं है। आप पेयर कराओ चाहे ना कराओ, मुझसे नहीं मतलब है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, कैसे हो जाएगा भाई, नहीं सॉरी, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा आपका तो आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। कैसे, यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ले लीजिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, पेयरिंग करा दीजिए, तब भी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही होगा, ये इनर नहीं हो सकता है। पेयरिंग कराने का से कोई फायदा थोड़ा होगा। यहां पर आप D9 में तो क्या होगा, सिर्फ यही सिंगली यही एक ऐसा रहेगा, अनपेयर्ड रहेगा। इसको किसके साथ पेयर करा देंगे, कोई है ही नहीं, कैसे पेयर करा देंगे आप। वही है कि अगर सिर्फ ऐसा स्कूल है जिसमें सिर्फ लड़के लड़के पढ़ते हैं तो आप कैसे कह दोगे कहीं किसी का पेयर बना हुआ है, चांस ही नहीं बनने का भाई पेयर। तो यही बात है, D8 से D10 में हमेशा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा और ये हमेशा आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड का कोई झमेला नहीं यहां पर। तो यही पूरी कहानी है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। तो सोचना ही नहीं है आपको यहां पर, बस यही चीज कहीं भिड़ा दीजिए इसमें से। देखता हूं मैं आंसर क्या, सीधे वही उसी बता देता हूं। लास्ट वाला आपका सही है। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या है आपका Ni2+ है। Ni2+ मतलब कितना हो गया, 3d8 हो गया। अब देखिए D8 है तो हमेशा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। कोई और भी चेक कर लीजिए, Mn वाला चेक करिए, ये क्या है आपका Mn2+ है ना, क्योंकि Mn x - 6 = -4, तो 6 - 4 2, तो x की वैल्यू 2, मतलब Mn पे +2 चार्ज है। तो देखिए Mn +2 मतलब कितना हो गया, 3d5। D5 आइए, D5 मतलब यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड चेक करना पड़ेगा। Cn क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। अभी कैसे, मतलब कौन स्ट्रॉन्ग होते हैं कौन वीक होते हैं ये मैं आपसे भी डिस्कस कर लूंगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। तो Cn आपका कैसा हो गया, आपका वीक फील्ड लिगेंड हो गया, सॉरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गया। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में क्या होता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। क्योंकि क्या करेगा, पेयरिंग करा देगा, D5 की पेयरिंग करा देगा, पेयरिंग करा के अंदर वाला खाली मिल जाएगा, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा। ठीक, समझ गए इस चीज को, ठीक। तो यहां से मैंने आपकी देखिए, यहां से आप ज्योमेट्री भी देख सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन भी देख सकते थे। यहां से आप जब अभी मैं जो बता रहा था स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगेंड
पेयरिंग नहीं पेयरिंग करा रहे हैं, वहां से कई चीजें रिजल्ट आते हैं, जैसे पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, डायपोल मैग्नेटिक मोमेंट निकालना। और यहीं से हम लोग ये देखते हैं कि जैसे पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक जब मैंने बताई थी वो आप देख सकते हैं, तो कई रिजल्ट यहां से हम लोग देख सकते हैं। उसका भी मैं डिस्कशन करूंगा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक जो अलग मैं वीडियो लेके आऊंगा, उसमें आपके सारे टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस हो जाएंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, बस पढ़ते जाइए बस। अगला क्वेश्चन जो है ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहता है कि आपको ये बताना है कि कौन से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, मतलब इसने 4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिया है, किसका, कोबाल्ट का। मैं लिख देता हूं चारों पहले, CONH3 का, CONH3, चलिए CONH3 भी है ये, लेकिन ये 4th ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन ये नहीं था, लेकिन तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। CO, CN का होल 6 3 माइनस, CO, C2O4 3 माइनस, और CO H2O का होल 6 3 प्लस। कह रहा है कि बताइए कोबाल्ट के इन 4 कॉम्प्लेक्स में से ऐसा कौन सा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जिसमें जो आपका डेल्टा O की वैल्यू हाईएस्ट होगी। डेल्टा O वैल्यू मतलब समझ रहे हैं, डेल्टा O क्या होता है, ये ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है ये आपका। तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इसमें से किसकी सबसे ज्यादा होगी, आपको ये बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डेल्टा O की हाईएस्ट वैल्यू किस में होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं इसको बता देता हूं, इस सब टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा जो मैं बताऊंगा, वो अगर उसको आप अप्लाई करेंगे जीवन में कभी गलत नहीं करेंगे। थोड़ा समय लगेगा लेकिन प्लीज देख लीजिएगा, आपके बहुत काम का है। तो मैं क्या करता हूं, इसे मिटा देता हूं, ये सब बाद में देख लिया जाएगा। अभी आपने क्वेश्चन नोट कर लिया, कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आप खुद से करिएगा, मुझे कराने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप देख कर ही टिक कर जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं यहां पर एक बात नहीं बताऊंगा, वो क्या होगा आपका कि अभी यहीं पर आएगा कि स्ट्रॉन्ग मतलब किसकी फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। मैं बात बता रहा हूं, कभी आगे बात आएगी कि किस लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसकी कम है। ये बात जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड कौन होता, कैसे क्या, ये सब जो बातें हैं ये आपको अगले वीडियो में मिलेगी। ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, इस वीडियो में मैं उस चीज का डिस्कशन नहीं करूंगा। अगला वीडियो में मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें आपको फील्ड स्ट्रेंथ के बेसिस पे लिगेंड्स को सेट करना पड़ेगा। वहीं पर मैं आपको पूरा बता दूंगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड लिगेंड कैसे देखते हैं, क्या उनका क्लासिफिकेशन का बेसिस है, वो सब मैं वहीं पर आपसे डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, वहीं पर उसको डिस्कशन किया जाए, क्योंकि यहां पर डिस्कशन करने मतलब वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले यहां पर सीखते हैं कि डेल्टा O की जो वैल्यू है वो किस चीज पे डिपेंड करती है, कैसे डिपेंड करती है। ठीक है, डेल्टा O मतलब क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक, क्या होता कैसे होता वो मैं आपको पहले स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले चीज आपको इसके लिए यहां पर यूज पड़ता है CFT का, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, इसमें क्या होता है मैं आपको भी बताता हूं। देखिए, सबसे पहली चीज क्या होता है कि हमारा होता क्या है कि 2 चीजें, आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो होती है वो इस चीज पे बेस्ड होती है। वो क्या मानती है, जो आपका मेटल है, लिगेंड है, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन मानती है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप का बॉन्ड फोर्स होता है यहां पर। ठीक है, होता क्या है कि इसमें ये मान लेते हैं कि मेटल को एक पॉजिटिव पॉइंट, मतलब पॉइंट चार्जेस मानते हैं दोनों को, एक मेटल और लिगेंड दोनों को पॉइंट चार्जेस मानते हैं। मेटल को पॉजिटिव पॉइंट चार्ज और लिगेंड को नेगेटिव मान लेते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव बीच में अट्रैक्शन, उसी से रिलेटेड इनकी पूरी थ्योरी थी। ठीक है, ये मेटल और लिगेंड को पॉइंट चार्जेस मान के कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि सबसे पहले क्या होता है मैं आपको बताता हूं कैसे आप इसका देखेंगे। थोड़ा सा मैं बेस दे रहा हूं, उसके बाद मैं डायरेक्ट रिजल्ट दूंगा आपको। होता क्या है कि जैसे इसमें कि सबसे पहले मान लीजिए यहां पर आपके मेटल के d ऑर्बिटल्स थे। ठीक है, ये मेटल के जो d ऑर्बिटल्स हैं ये आपके क्या है, ग्राउंड स्टेट में हैं। ठीक है, क्या है, ग्राउंड स्टेट पर है। होता क्या है कि जब आपका लिगेंड अप्रोच करता है, जब आपका लिगेंड अप्रोच करता है तो ये क्या हो जाते हैं, सारे एक्साइटेड हो जाते हैं। होता क्या है कि जब हमारा लिगेंड क्या होता है, इनफाइनाइट से अप्रोच करता है। अब जब वो इनफाइनाइट बहुत दूर से अप्रोच कर रहा होता है, तब लिगेंड को क्या लगता है कि लिगेंड क्या है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मतलब उसके ऊपर पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है। तो वो उसको क्या लगता है कि जब नेगेटिव चार्ज उसकी तरफ आता है तो वो अट्रैक्ट होता है। भाई पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होते नहीं होते हैं।
तो वो अट्रैक्ट होता है। तो क्या होता है कि स्टार्टिंग में अट्रैक्शन होता है, तो ये जो इंट्रैक्शन होता है इसको हम लोग प्राइमरी इंट्रैक्शन कहते हैं, जो कि फार फील्ड में होता है। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं, फार फील्ड जो कि स्फेरिकली सिमेट्रिकल होती है वो आप छोड़ दीजिए, बस इतना समझिए जब स्टार्टिंग में लिगेंड आता रहता है तो प्राइमरी इंट्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है, वो अट्रैक्शन टाइप का होता है। तो उससे क्या होता है कि सारे एक्साइटेड हो जाते हैं, और सारे एक्साइटेड होकर मान लीजिए यहां पहुंच गए। अब यहां पर जो पहुंच गए ये सब कैसे हैं, एक्साइटेड स्टेट में है, लेकिन ये रियल सिचुएशन नहीं है। रियल क्यों नहीं है बताता हूं। जब लिगेंड हमारा नजदीक आ जाता है, लिगेंड जब नजदीक आता है तो जैसे अभी क्या लग रहा था, अभी पांचों को लग रहा था कि ये जैसे यहां पर कितने हैं, 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, पांचों को लग रहा था कि मेरी तरफ आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है, तो सब एक्साइट हो रहे थे एक साथ, ठीक है, सबकी एक्साइटेशन बराबर है, यहां पर सब यहां पर बराबर एक्साइट हो रहे थे। लेकिन जैसे ही लिगेंड नजदीक आ जाता है तब कहानी क्लियर होती है वो किसकी तरफ आ रहा था। होता क्या है कि ऑक्टाहेड्रल में, आपको डिटेल नहीं जा रहा हूं, लेकिन डिटेल में आपको बता देता हूं, लेकिन आप बहुत ध्यान मत दीजिएगा। होता क्या है कि जब लिगेंड जो है वो नजदीक आता है तब ये पता चलता है कि लिगेंड जो होता है वो कहां से अप्रोच करता है, फेस सेंटर से अप्रोच करता है। होता क्या है कि वो आप सॉलिड स्टेट में जाएंगे तो फंस जाएंगे थोड़ा सा। होता क्या है कि जैसे आप एक ऑक्टाहेड्रल, होता क्या है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि जो आपका मेटल होता है वो ऑक्टाहेड्रल वाइड में होता है, और वो कहां होगा, आपके बॉडी सेंटर पे होता है। तो जो लिगेंड अप्रोच करता है वो आपके कहां से अप्रोच करता है, फेस सेंटर से अप्रोच करते हैं। 6 लिगेंड्स होते हैं वो फेस सेंटर से अप्रोच करते हैं। अब फेस सेंटर से अप्रोच करते हैं तो आप देखेंगे जो फेस सेंटर की तरफ एक्सिस होती है वो एक्सियल वाली होती है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स आपके काम की चीज है भी नहीं ज्यादा ये, ठीक है। होता क्या कि यहां पर मेटल है, आपका मेटल की जो एक्सिस होगी वो ऐसी गुजरेगी, ठीक है, फेस सेंटर से, ठीक है, इस तरीके से आपका फेस सेंटर से इसकी एक्सिस गुजर रही है मेटल की, ठीक है। तो लिगेंड जो होते हैं वो फेस सेंटर से अप्रोच करते हैं, इसका मतलब लिगेंड जो होते हैं वो एक्सियल अप्रोच करते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड्स एक्सियल अप्रोच करते हैं, एक्सियल अप्रोच करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो एक्सियल वाले डी ऑर्बिटल्स होते हैं, आपके 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, 5 होते हैं, जिसमें से आपका डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये क्या होते हैं, दोनों एक्सियल होते हैं, एक्सिस पे बने होते हैं ना, एक्सियल मतलब एक्सिस पे बने होते हैं। तो ये क्या होता है कि अगर लिगेंड अगर हमारा एक्सिस से अप्रोच कर रहा है तब क्या होगा, लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब नेगेटिव चार्ज है, और मेटल के जो फील्ड ऑर्बिटल्स होंगे उनके पास भी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो होता क्या, जब नजदीक आते हैं ना तो रिपल्सन हो जाता है। सोचिए, दूर थे तो अट्रैक्शन था, नजदीक आए तो रिपल्सन होने लगता है। होता फिर यहां से क्या है कि ये स्प्लिट हो जाते हैं 2 पार्ट में, एक की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी और एक की एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि जो आपका एक्सियल वाला होगा उसको रिपल्सन ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इजी सेट। और यहां आ जाएगा आपका डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों को ये सब चीजें थोड़ा सा टिपिकल लगी होंगी, नहीं समझ में आएगा। मैं आपको एक बहुत बेसिक एग्जांपल बताता हूं, सुन लीजिएगा, बहुत डे टू डे लाइफ का एग्जांपल है और सब लोग इससे गुजरे जरूर हैं। देखिए आपको एग्जांपल देता हूं मैं। मान लीजिए कोई एक लड़की दूर से आ रही है, ठीक, 5 लड़के खड़े हैं, पांचों लड़कों को क्या लगता है कि वो लड़की मेरी तरफ आ रही है, वो मुझे देख रही है। ऐसा आप लोग फील करते हैं ना, करते हैं, तो मुझे देख रही है, तो आप क्या करेंगे, आपको लगेगा, पांचों को लगेगा कि यार मुझे देख रही है, मुझे देख रही है, तो सब एक्साइटेड हो जाएंगे, अबे मेरे पास आ रही है, अबे मेरे पास आ रही है। तो वो चीज क्या होगी, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट जाना, कि सब के सब एक्साइटेड है, बराबर एक्साइटेड है। लेकिन जब लड़की नजदीक आती है तब पता चलता है वो किसके पास जा रही थी। तो जिसके पास जाएगी वो तो भाई उसकी एनर्जी हाई हो जाएगी, जिसके पास नहीं जा रही होगी उसकी एनर्जी लो हो जाएगी। तो जिसके पास जा रही थी उसकी एनर्जी बढ़ गई, मतलब क्या हुआ, लिगेंड हमारा एक्सियल अप्रोच कर रहा था, जो एक्सिस के अलोंग डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी तरफ जाएगा तो उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। अरे भाई बराबर एक्साइटेड थे, लेकिन जब पता चला कि मेरी तरफ आ ही नहीं रही तो हम क्या एनर्जी डाउन कर लेंगे अपनी, फालतू हम ज्यादा एक्साइटेड थे, मेरी तरफ आ ही नहीं रही थी। तो ये हैं T2Z वाले, कि जो क्या हो गए, ये सब
एक्साइटेड सब बराबर थे, लेकिन जब देखा कि वो तो भाई इनके पास जा रहा है तो उनकी तो एनर्जी बढ़ ही जाएगी, क्योंकि एक्साइटेड थे और एक्साइटेड हो जाएंगे, लेकिन इन बेचारों की क्या है, एनर्जी घट जाएगी। ठीक, अब बात आती है कि सर क्या बता रहे हैं आप, क्या बता रहे हैं, तो क्या बताने लगे। देखिए होता यही है, ये जो स्प्लिटिंग हुई है, ये जो स्प्लिटिंग हुई है इसी को हम लोग कहते हैं यहां पर ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। यही जो इन दोनों एनर्जी लेवल्स के बीच में जो डिफरेंस है, इसकी एनर्जी कम हुई, इसकी एनर्जी ज्यादा हुई, तो इन्हीं एनर्जी लेवल्स का जो डिफरेंस है इसी को हम लोग कहते हैं ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। उम्मीद करता हूं लड़का और लड़की के एग्जांपल्स आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ गए इस बात को, जिसके पास आ रहा था उसकी एनर्जी बढ़ गई, जिसके पास नहीं आ रही थी उसकी एनर्जी घट गई। ठीक है, तो इन्हीं का जो डिफरेंस है वो ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है। तो ये ज्यादा कब होगा, ये ज्यादा तब होगा, ये ज्यादा कब होगा, ये ज्यादा तब होगा जब यहां पर एक्साइटेशन ज्यादा होगा। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए उधर से लड़की आ रही है, बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की है, तो सारे लड़के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। तो अब जैसे मान लीजिए हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए कि अरे यार मेरी तरफ आ रही है, आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, लेकिन जब आने के बाद पता चला कि जिसके पास जा रही है, तो क्या होगा कि आप बहुत ज्यादा, आपको बेकार लगेगा, अरे यार मेरे पास तो आ ही नहीं, तो आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। तो अगर एनर्जी लेवल का डिफरेंस आपको बढ़ाना है तो यहां आपका एक्साइटेशन ज्यादा होना चाहिए। तो आप क्या लिख दोगे, डेल्टा ओ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्साइटेशन। आप कहोगे सर ये सब तो ठीक है, मान लीजिए आप लड़का लड़की एग्जांपल समझा ले गए, लेकिन सर ये एक्साइटेशन कम ज्यादा कैसे पता चलेगा हम लोगों को। तो देखिए ये एक्साइटेशन तब ना ज्यादा होगा जब अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अरे भाई लड़का लड़की का अट्रैक्शन ज्यादा हुआ तभी ना एक्साइटेशन ज्यादा हुआ। अगर आपको दिख गई कि लड़की बहुत बहुत खूबसूरत है, आपकी तरफ आ रही है, तो आपको क्या, आप ज्यादा एक्साइटेड होंगे, तो अट्रैक्शन ज्यादा हुआ तभी ना ज्यादा एक्साइटेशन हुआ। उम्मीद कर रहा हूं आप डे टू डेली लाइफ से समझ रहे होंगे एग्जांपल को। ठीक है, तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो एक्साइटेशन ज्यादा होगा। कुल मिला के डेल्टा ओ की वैल्यू तब ज्यादा होगी जब अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अट्रैक्शन किसके बीच में, लड़का लड़की के बीच में नहीं, मेटल और लिगेंड के बीच में। मेटल और लिगेंड के बीच में अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो आपका डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा होगी। मतलब फाइनल बात यहां पर आ जाती है, मेटल और लिगेंड के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए। ठीक, ये बातें समझ में आ गई। अगर मेटल और लिगेंड के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए, इसका मतलब दो चीजें आ रही है यहां पर, एक मेटल आता है और एक लिगेंड आता है। इसका मतलब डेल्टा ओ की वैल्यू दो चीजों पर डिपेंड करेगी, एक मेटल पर और एक लिगेंड पर। मेटल कुछ फैक्टर्स होंगे और लिगेंड के कुछ फैक्टर्स होंगे, कंबाइन होके आपके डेल्टा ओ की वैल्यू घटाएं बढ़ाएंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं दोनों फैक्टर्स, मेटल रिलेटेड, और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इस सब चीजों को नोट कर लीजिएगा, ऐसा एक्सप्लेनेशन अब मुश्किल भी होगा आपको मिलना। चलिए, तो मैं आपसे क्या कह रहा था कि यहां पर दो चीजें आ गई, एक तो आ गया आपका मेटल रिलेटेड फैक्टर और एक आपका आ गया क्या, लिगेंड रिलेटेड फैक्टर। ठीक है, तो क्या होगा आपका डेल्टा ओ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैंने बता दिया मेटल और लिगेंड के बीच में अट्रैक्शन। तो मेटल रिलेटेड में फैक्टर बताता हूं। मेटल में क्या होता है, डेल्टा ओ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव ऑफ मेटल। ठीक है, अब काम की चीजें आ रही हैं। अब आपका ऐसा है जिससे आप आंसर निकालोगे, क्या है कि जो ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी वो आपकी जेड इफेक्टिव ऑफ मेटल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जेड इफेक्टिव मतलब क्या हो गया, जेड इफेक्टिव होता है आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, ठीक है, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो क्या होता है, साइज क्या होती है, घटती है। साइज अगर आपकी घटेगी तो सीधी सी बात है क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा। अरे भाई साइज अगर आपकी छोटी हो जाएगी, आप खुद सोचिए, साइज अगर किसी भी, मान लीजिए अगर किसी भी मेटल है जैसे उसकी साइज छोटी हो गई तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज क्या, मतलब अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो वही चीज तो मैं कहा था कि अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एक्साइटेशन ज्यादा होगा, एक्साइटेशन ज्यादा होगा तो डेल्टा ओ ज्यादा होगा। तो जेड इफेक्टिव बढ़ने का मतलब क्या हो गया आपका, यहां पर अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो डेल्टा ओ भी ज्यादा हो जाएगा। तो जेड इफेक्टिव, अब ये बात आपको पता चले कि जेड इफेक्टिव डिपेंड करता है। जेड इफेक्टिव से रिलेटेड तीन चीजें होती हैं। अब देखिए वो क्या, सबसे पहला ऑक्सीडेशन नंबर। जेड इफेक्टिव जो होता है वो ऑक्सीडेशन नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा जेड इफेक्टिव बढ़ता है। कैसे, जैसे मान लीजिए कोई मेटल +2 में है, मेटल +3 में और मेटल +4 में है, तो जेड इफेक्टिव का ऑर्डर क्या होगा,
+2 से +3, +3 से +4। तो अगर आपका ये यहां पर देखिए, अब यहां पर क्या है कि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, तो यहां पर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, तो इसका मतलब अट्रैक्शन बढ़ेगा, मतलब डेल्टा ओ की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो डेल्टा ओ M+2 की ज्यादा, M+4 की आपकी सबसे ज्यादा होगी यहां पर। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर बेसिस आप इस तरह बता देंगे। ठीक, अगली चीज क्या है यहां पर कि हम लोग यहां पर डिस्कस कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए आ जाए कि इन बिटवीन सीरीज, मतलब जैसे अगर मान लीजिए 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज है, तो 3D 4D 5D सीरीज में क्या होगा आपका कि जैसे देखिए, अब इसमें आपको जेड इफेक्टिव देखना है, तो अगर आप 3D से 4D सीरीज पे जाएंगे, 4D से 5D पे जाएंगे, तो जेड इफेक्टिव हमारा बढ़ता है। अब जेड इफेक्टिव अगर हमारा बढ़ेगा तो सीधी सी बात है कि आपका जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो डेल्टा ओ बढ़ेगा, मतलब डेल्टा ओ 3D से 4D, 4D से 5D में जाएंगे तो बढ़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर इन बिटवीन सीरीज का मतलब यही हुआ कि जैसे अगर आपको 3D 4D और 5D सीरीज का मान लीजिए मेटल यूज कर लेता है कॉम्प्लेक्स में, तो उस केस में मैं बता रहा हूं कि अगर 3D से 4D पे जाएंगे जेड इफेक्टिव बढ़ता है, मतलब डेल्टा ओ बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए जैसे आपको कोई एग्जांपल देता है, उसमें मान लीजिए आपको ZnCd Hg 3 आपके मेटल यूज किए जाते हैं, तो जो आपका Hg है आपका 5D सीरीज का है, CD 4D का है, Zn 3D का है, तो इसमें जो सबसे ज्यादा अगर डेल्टा ओ जो होगा वो Hg का ज्यादा होगा। ठीक है, Hg वाला जो भी कॉम्प्लेक्स होगा उसका डेल्टा ओ ज्यादा होगा। ठीक है, यही बात मैं आपको यहां पे बता रहा था। तो दो चीजें आपको यहां से मिल गई कि मेटल रिलेटेड फैक्टर में आपको ये दो बातें यहां पर मिल गई कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा होगा मेटल का, जैसे मान लीजिए CO2+ है, CO3+ है और CO+4 है, तो CO+4 का जो है जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा होगा, जेड इफेक्टिव ज्यादा तो मतलब अट्रैक्शन ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा तो डेल्टा ओ मतलब ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। वही चीज आपका यहां पर इन बिटवीन सीरीज में भी आ जाता है। तो चलिए, ये हुआ मेटल रिलेटेड फैक्टर। दो ही चीज मैंने कहा था कि सब कुछ क्या होता है, डेल्टा ओ किस पे डिपेंड करता है आपको, अट्रैक्शन बिटवीन द मेटल एंड लीगेंड। जब अगर मेटल और लीगेंड के बीच में अट्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है तो मतलब दो चीजें आ रही है, एक मेटल और एक लीगेंड। तो एक मेटल की बात कर लेता हूं, एक लीगेंड की बात कर लेता हूं, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो एक मेटल रिलेटेड फैक्टर क्लियर हो गए हैं। अब लीगेंड रिलेटेड फैक्टर में देख लेता हूं। लीगेंड में देखिए दो चीजें आपको देखनी है, एक तो नंबर ऑफ लीगेंड एंड ज्योमेट्री वाला पोर्शन, नंबर ऑफ लीगेंड एंड ज्योमेट्री, और जो आपका दूसरा है वो यहां पर आ जाएगा आपका क्या, आपका आ जाएगा यहां पर फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड। और यही जो फील्ड स्ट्रेंथ वाली बात है, यही मैं आपको अगले वीडियो में एक दूसरे क्वेश्चन में इसको डिस्कस करूंगा। नंबर ऑफ लीगेंड एंड ज्योमेट्री में क्या होता है कि मैं आपको बता देता हूं कि जो आपकी जो ये आपकी फील्ड स्ट्रेंथ है आपकी, जैसे ये जो मैं आपको बता रहा था कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ऐसे ही आप स्क्वायर प्लेनर में भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज आपकी मान लीजिए ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में बताता हूं ये चीज क्या है। ठीक है, ये जो आपकी फील्ड स्ट्रेंथ है, अगर मान लीजिए आपका जो लीगेंड्स हैं, अगर वो आपके 4 लीगेंड हैं, ठीक है, 4 लीगेंड में आपका क्या स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल दोनों हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल दोनों हो सकता है। और अगर आपके 6 लीगेंड है तो क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है। तो ये जो आपकी स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो स्क्वायर प्लेनर में सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद आपके ऑक्टाहेड्रल में, देन आपके टेट्राहेड्रल में। ये आपका एक ऑर्डर होता है, ये आप याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा जो स्प्लिटिंग होती है वो आपके स्क्वायर प्लेनर में ही होती है। स्क्वायर प्लेनर की जो स्प्लिटिंग होती है वो आपके लगभग 2 टाइम्स होती है ऑक्टाहेड्रल के, और जो ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग होती है वो लगभग वो होती है आपकी ये रिलेशन होता है डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 ऑफ डेल्टा ओ। ये दो रिलेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और फील्ड स्ट्रेंथ में क्या होता है कि आपका जो डेल्टा ओ होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लीगेंड होता है, कि जैसे जैसे आपकी लीगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मतलब अगर लीगेंड आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड जितना ज्यादा होगा उसकी जो डेल्टा ओ की वैल्यू होगी वो उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे कि मान लीजिए अगर यहां पर 3 लीगेंड अगर मैं ले लेता हूं NH3CnCO, ठीक है, तो इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड आपका CO है, तो CO के केस में जो आपकी डेल्टा ओ की वैल्यू होगी सबसे ज्यादा होगी, मतलब उस केस में सबसे ज्यादा आपका क्या होगा, स्प्लिटिंग होगी, सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, तो सबसे ज्यादा आपकी वहां पर डेल्टा ओ की वैल्यू होगी। ठीक है, तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा डेल्टा ओ की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। तो अगर इसको आप पहले नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए मैं सीधे आपके क्वेश्चन पे आता हूं, इतना आप यूज करेंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आइए मैं क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन तो आप खुद से ही कर सकते हैं।
क्वेश्चन देखिए आपका क्या था, 5 क्वेश्चन, सॉरी इसमें 4 ऑप्शन थे आपके। अगर आप इसमें, कहां गया आपका, हाँ यहाँ 4 ऑप्शन थे, चारों में आप देख लेंगे अगर कि चारों में जो मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है सब में +3 ही है। आप चेक कर लीजिए, सब में +3 है, सब में CO+3 ही मौजूद है। इसका मतलब मेटल रिलेटेड फैक्टर तो यहां पर तुरंत कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ सेम दे दिया, मेटल सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, तो मैं कोई उसमें कुछ लगा ही नहीं पाऊंगा। अगला इसमें जो चेंजिंग किया वो अलग अलग लिगेंड्स यूज किया है। जैसे पहले में आपका Cn- यूज किया है, दूसरे में C2O4 2- है, तीसरे में आपका क्या है H2O है, चौथे में क्या है आपका NH3 है। तो अभी मैंने आपको लिगेंड रिलेटेड फैक्टर में बताया था कि या तो नंबर ऑफ लिगेंड और ज्योमेट्री अलग हो, वो नहीं अलग है, वो सेम है, सब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, सब में नंबर ऑफ लिगेंड सेम है। दूसरी चीज क्या आ जाता है आपका, फील्ड स्ट्रेंथ आती है, मतलब जो जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, उसकी स्प्लिटिंग उतनी ज्यादा होगी, मतलब उसमें डेल्टा ओ की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। तो सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इसमें कौन सा है आपका, वो है आपका Cn-, ठीक है, उसमें आपका सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, Cn-। Cn- सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसके केस में डेल्टा ओ की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। बस यही बात थी यहां पर। तो क्वेश्चन डायरेक्ट कराना चाहता तो मैं आपको डायरेक्ट भी करा सकता था कि हाँ डायरेक्ट बता देता कि Cn- सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसलिए उसका डेल्टा सबसे ज्यादा, लेकिन मैंने आपको पूरी पीछे की कहानी आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो यहां पर बस आपके पास अब एक ही क्वेश्चन आपका लास्ट बचता है, और वो भी बहुत छोटा और बहुत आसान क्वेश्चन है, तो वो मैं आपका करा देता हूं, बहुत जल्दी खत्म करूंगा, 2 मिनट में इसका खत्म हो जाएगा। इसमें क्या कहा है कि कार्बन आयन दिया गया है 5, एक ऑर्गेनिक आपका क्वेश्चन है, इसमें 4 कार्बन आयन दिया गया है और आपको उनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर अरेंज करना है, ठीक है। यहां पे ये आपका CH2- CH3, दूसरा है आपका यहां पर ग्रुप लगाया OCH3। बस यहां पर आपको नॉलेज होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा है। तो इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको अरेंज करना है। देखिए सारे के सारे कार्बन आयन है, सारे के सारे कार्बन आयन है, उनके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। आप अगर और उनको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोगे तो आप उनको क्या कर दोगे, अनस्टेबल कर दोगे। तो आपको ऐसा ग्रुप चाहिए जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करे। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होंगे वो स्टेबल करेंगे। तो सीधी सी बात होती है, ये तो सबको पता भी होता है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है EWG के, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो देख लीजिए जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे और जितने अच्छे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे वो उतनी ही ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी हो जाएगी। तो 1 2 3 4 है, 4 देख लीजिए इसमें है। अब देखिए इसमें मैं आपको बता देता हूं, जो आपका CH3 है ये आपका +I ग्रुप है, ठीक है, +I से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। जो OCH3 होता है ये आपका -I और +M ग्रुप है। जो Cn है ये आपका -I -M है, और जो आपका NO2 है ये भी आपका -I और -M ग्रुप है। तो देखिए ये दोनों तो चलिए अच्छे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ही है, मतलब -I से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, -M से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। यहां पर क्या है कि -I से तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, लेकिन +M से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो देखिए अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और वो भी +M से, तो मीजोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो आपके इंडक्टिव पे डोमिनेट करता है, तो ज्यादा प्रभाव M इसका पड़ेगा, +M का पड़ेगा। तो +M का ज्यादा अगर इफेक्ट पड़ेगा तो सीधी सी बात है कि इसमें नेट जो है इसका इफेक्ट जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जो डोमिनेंट होगा वही तो लगेगा ना, तो इन दोनों में डोमिनेट करेगा आपका मेसोमेरिक, इस वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो गया। और ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, लेकिन I जो होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग डोनेट नहीं करता जितना +M से डोनेशन होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप सेट करेंगे, और सबसे अच्छा इसमें आपका कौन होगा, NO2 होगा, NO2 सबसे स्ट्रांगली खींचेगा। तो इसमें 4 सबसे आगे स्टेबल में होगा, देन आपका 3 आएगा, देन आपका 1 आएगा, देन आपका 2 आएगा, क्योंकि 2 जो है +M से डोनेट कर रहा था, वो आपका सबसे खराब, मतलब सबसे ज्यादा अनस्टेबल कर देगा इस कार्बन आयन को, ठीक है। तो ये थे आपके टोटल 5 क्वेश्चंस, और उम्मीद करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इनके इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे के हम लोग फिर रैंक बूस्टर सीरीज के इस आगे के वीडियो में आपसे मिलेंगे। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।